वेलकम टू एनसीजीसी। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया और शेयर किया। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली सल्तनत कवर कर रहे थे और दिल्ली सल्तनत पे हमने 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं। तीसरा ये लेके आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो हम तुगलक डायनेस्टी को आज पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि मुझसे कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपकी वीडियोस हम किस किस कंपटीशन में यूज़ हो सकती हैं या किस किस कंपटीशन के लिए यूज़फुल हैं। तो ये हर उस कंपटीशन में जिसमें जनरल स्टडीज़ या जीके का पोर्शन आता है उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल है। चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हो, या यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर वो एग्ज़ाम जिसमें जनरल स्टडीज़ का पोर्शन आता है उसके लिए ये हेल्पफुल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाइए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही मैं फ्री वीडियो के जरिए आपकी तैयारी करवाता रहूँगा कंपटीशन की। तो अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत से पहले आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह के मुबारक शाह खिलजी को हरा कर खुसरो खान ने डायनेस्टी पर कब्जा कर लिया। अब खुसरो खान ने जब डायनेस्टी पर कब्जा किया 1320 में, तो उस टाइम किसी की भी हिम्मत नहीं थी खुसरो खान को हटाने की, और या ये कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था उसको हटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हर किसी को इनामात दे दे के खुश कर रखा था, चाहे वो अमीर हो चाहे उलेमा हो। अब वो वक्त आ गया कि अब जो गवर्नर था गाजी मलिक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, याद रखिए कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक, और उस टाइम का नाम गाजी मलिक था। तो उसने अमीरों से बात करना शुरू की कि हम जो है अलाउद्दीन खिलजी के कातिलों को, उसके ख़ानदान को ख़त्म करने वालों से बदला लेंगे। और धीरे धीरे अमीर उसके साथ जुटते चले गए। फिर उसने अपने बेटे उलू खान या जोना खान की मदद से हमला किया और खिज़र खान को हराया और नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश करी जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, और बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके बारे में जानने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इनका रूल 5 ईयर रहा, 1320 से 25 तक इनका रहा। इनका रियल नेम गाजी मलिक था। ही वॉज द गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मुबारक शाह खिलजी। तो जब मुबारक शाह खिलजी बादशाह था तो उस टाइम ये गवर्नर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का, और ये फाउंडर है तुगलकाबाद सिटी का भी। और इनके लिए एक चीज़ और मशहूर है कि जब ये बादशाह बन गए उसके बाद इनको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से इनसिक्योरिटी फील होने लगी, और उसको लगने लगा कि इनके पास तो बहुत भीड़ लगती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हुकूमत पे काबिज हो जाएं। तो ये बंगाल के लखनौती जा रहा था अटैक करने के लिए, वहाँ पर अभियान पे जा रहा था। उसने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से कहा कि मेरे दिल्ली लौटने से पहले पहले दिल्ली खाली कर देना। तो आपने फरमाया हनोज दिल्ली दूर है, तभी तो दिल्ली दूर है। और वो वहाँ गया और लोग उस आगे खबर देते थे कि वो आने वाला है, तो आपने बस एक ही लफ्ज़ फरमाते थे हनोज दिल्ली दूर है, तो वो दिल्ली दूर है। तो वो बात सच हो गई और वो दिल्ली वापस नहीं लौट पाया। वापस लौट रहा था जीत के, अभियान दोनों जीत चुका था। और अफगानपुर जगह है जो तुगलकाबाद से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक स्टेज बनवाया गया, लकड़ी का महल इनके लिए बनाया गया था, और वो महल गिरा और उस गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। और ज़ियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि ये बिजली गिरने से इनकी मौत हुई थी। बहरहाल ये दिल्ली जिंदा नहीं लौटे। उसके बाद से ये मुहावरा फेमस हो गया, हनोस दिल्ली दूरस्त या दिल्ली दूर है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि हनोस दिल्ली दूरस्त किसने कहा था? एक तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो एक सूफी सेंट हैं दिल्ली में थे, उनका स्टेटमेंट है। ये पर्शियन का फ्रेज है, ये एक पर्शियन फ्रेज है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। तो अब कब कहा था? जब ये लखनौती के अभियान पर जा रहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में इतने ही पॉइंट्स जो मैंने लिख दिए हैं, इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके बेटे उलू खान या जोना खान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद शाह तुगलक को, जिनका बचपन का नाम जोना खान था, और उनको उनके पिता ने उपाधि उलू खान दी थी बादशाह बनने से पहले। फिर जब बादशाह बने तो मोहम्मद बिन तुगलक टाइटल के साथ इन्होंने बादशाह या सुल्तान बने। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक नाम से इन्होंने सल्तनत संभाली।
तो बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ही वॉज फेमस इज वाइसेस फूल। इनको वाइसेस फूल कहा जाता था, बहुत यानी कि समझदार बेवकूफ़। तो अब ये दो अपोजिट वर्ड्स क्यों जुड़ गए हैं? एक्चुअल में ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल, ये बहुत पढ़ा लिखा था और ये इंटेलेक्चुअल्स ऑफ रीजनिंग था, एस्ट्रोनॉमी जानता था, मैथमेटिक्स जानता था, कैलीग्राफी जानता था, फिजिकल साइंस जानता था। इसके अलावा ये डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे टर्की, संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक भी जानता था। उसके बावजूद भी इसको वाइसेस फूल क्यों कहा गया? क्योंकि आप कितने पढ़े लिखे हैं, जब तक आप डिप्लोमेसी अच्छी तरह से नहीं जानते या आप अपनी पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या आप अच्छे रूलर नहीं बन सकते। इसकी पॉलिसीज़ अपने टाइम से बहुत आगे थी पर फेलियर रहा उसका। इसकी बदकिस्मती थी कि इसकी पॉलिसीज़ सक्सेस नहीं हो पाई। तो हम इसके बारे में जिक्र करेंगे और सीखेंगे क्वेश्चन इससे कहाँ कहाँ से बनते हैं। जैसे ही वॉज द फाउंडर ऑफ जापाना नगर दिल्ली। दिल्ली में जापाना नगर इसी का था। मोरक्कन राइटर, मोरक्को से एक राइटर आया था जिसका नाम था इब्ने बतूता, जिसने किताब लिखी है किताबुल रहेला और या रहेला करके। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इससे आगे फिर दोबारा शुरू करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ पॉलिसीज़ के बारे में और उनके फेलियर के रीज़न के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी पॉलिसीज़ अपने समय से बहुत आगे थी और शायद वही वजह उसके फेलियर की भी रही। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल था। उसने दिल्ली से कैपिटल ट्रांसफ़र करी देवगिरी, जिसका बाद में नाम दौलताबाद पड़ा। तो ये इसकी सोच ये थी कि मैं अगर दौलताबाद में रहूंगा तो नॉर्थ और साउथ पे अच्छे से कंट्रोल कर लूंगा। दूसरे अमीरों का जो षड्यंत्र, जो कॉन्स्पायरेसी आए दिन दिल्ली के अमीर करते रहते थे, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। पर उसने इसके लिए ऑर्डर दिया कि सभी से कि आप दिल्ली छोड़ो और दौलताबाद चलो। इतनी बड़े लोगों के साथ पहुंचना दिल्ली दिल्ली से दौलताबाद बड़ा मुश्किल काम था। इसमें कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि इसने जबरन लेके गया और सब इसकी आगे उसकी कहानियां बनाते हैं कि जो लंगड़े थे उनको घोड़े से घसीटा। वो सब कहानी मात्र है। बहरहाल तो इसने ट्रांसफर कैपिटल करी दिल्ली से देवगिरी तक। दूसरा इसका ये फेलियर हुआ क्योंकि लोग वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद उनको होम सिकनेस होने लगी, उस एटमोसफेयर के आदी नहीं थे। और हाँ, उसका ज़रूर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि जैसा आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार साउथ को नॉर्थ को जाना, लोग नॉर्थ वाले को जाना कि साउथ होता है और साउथ को जीता। और इसने कल्चर का ट्रांसफ़र किया। जब नॉर्थ और साउथ के बीच में मिलन हो गया, लोग नॉर्थ से साउथ में आने लगे तो कल्चरल ट्रांसफ़र होने लगा, एक दूसरे से मिलने लगे। तो ये ज़रूर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कि नॉर्थ और साउथ वालों के बीच रिश्ते बनने लगे। दूसरा, इसने टोकन करेंसी बनाई। टोकन करेंसी जैसे आज हम यूज़ करते हैं, जो हमारे जेब में पैसा होता है वो टोकन करेंसी है, आप जानते हैं। क्योंकि उसकी रियल वैल्यू और फेस वैल्यू में फ़र्क होता है। जो हमारे पास नोट है, जो RBI वादा करती है वो 500 का कागज़ की वैल्यू 500 नहीं है, पर RBI उसके बदले 500 रुपये अदा करने का वादा करती है, इसलिए वो 500 है। तो इसने ब्रॉन्ज कॉइन बनवाया, उसकी वैल्यू कर दी सिल्वर कॉइन के बराबर। लेजर कॉइन चलाया उसने, चीप मेटल्स के कॉइन्स भी चलाए। ये नहीं, इसके अलावा गोल्ड कॉइन भी उसने चलाया, ऐसा नहीं है गोल्ड नहीं चलाए थे। पर इसने एक्सचेंज बैंक बना के वो कॉइन चलाया, उसमें एक्सचेंज होता था और लोग उसके बदले दूसरी वैल्यू के कॉइन्स ले लिया करते थे। पर वो फेलियर हो गया क्योंकि जितने भी बाहर से व्यापारी आते थे उन्होंने उसको लेने को मना कर दिया। और जो हिंदुस्तान के व्यापारी भी थे वो ख़रीदते वक्त तो टोकन करेंसी दे देते थे और जब अपना माल बेचते थे तो उसके लिए टोकन करेंसी नहीं लेते थे, या कह लिए ब्रॉन्ज नहीं लेते थे, सिल्वर और गोल्ड में ही डील करना चाहते थे। तो ये इसका फेलियर था। दूसरा, इसने दो आप टैक्सेशन लगाया, यानी दो आप नहीं दो पानी, जहाँ दो रिवर्स मिलती हैं गंगा और यमुना, वहाँ का टैक्स को इसने डबल कर दिया। और ये सोच थी कि इरिगेशन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हम अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो गलत नहीं होगा, पर उस टाइम सूखा पड़ा और ये भी उसका फेलियर हुआ। तीसरा, इसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया। उस दौर में इस बात को सोचना एक बहुत बड़ा बात थी अपने आप में कि किसानों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जहां उनको बताया जाता था किस किस जगह पर कैसी कैसी खेती की जाए। इसने उस महकमे में आदमी लगाया, उनसे कहा जाओ देख के आओ कहाँ कहाँ बंजर जमीन है। उस दौर में 70 लाख रुपए उसने इस काम पे खर्च किए कि बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। और उसने कहा हम बताएंगे इसमें किस तरह की खेती होगी। पर मैकेनिज्म नहीं होने की वजह से दूसरे जो उसके साथ इसकी टीम थी, उस टीम को पूरी तरह से नॉलेज नहीं होने की, ये तो पढ़ा लिखा था पर टीम तो सब पढ़ी लिखी नहीं हो सकती थी, वो साथ नहीं मिला। और ये डिपार्टमेंट जिसका दीवाने को ही और जिसका ऑफिसर को ही अमीर को ही कहलाता था, ये एग्रीकल्चर
साइंटिफिक तरीके से या उस ज़माने की साइंस के अकॉर्डिंगली खेती करने के बारे में नॉलेज दी जाती थी। दूसरे अब बात करते हैं कुछ इसके एक्सपीडिशंस की, कुछ इसके आक्रमणों की। तो इसने खुरासान पर अटैक किया 1329 में, और वो उसका फेलियर रहा। रीज़न ये था कि इसने अब्बासी खलीफा जो थे इजिप्ट में, उनसे तो इसने दोस्ती बना ली थी, पर लास्ट मोमेंट में उस टाइम अब्बासी खलीफा इजिप्ट और इराक के बीच में ट्रीटी हो गई और उसका साथ नहीं दिया और ये फेलियर हुआ। जबकि बहुत बड़ी सेना के साथ इसने आक्रमण किया था, 3,70,000 की फौज के साथ पहुंचा था। इसके बाद इसने कराचिल पर, यानी जो आज कुल्लू और कांगड़ा में है, कराचिल रीजन पर उस पर अटैक किया और 1333 ईस्वी को। और फरिश्ता और बर्नी लिखते हैं कि ये चाहता था कि ये कुल्लू कांगड़ा जो आज हिमाचल का एरिया है, वो लिखते हैं कि ये चाहता था कि इसके जरिए चाइना तक पर कब्जा कर ले। अगर ये सक्सेस हो जाता तो ये चाइना तक को अपने हिंदुस्तान में मिलाना चाहता था, पर ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये सब इसके बारे में हमने सीखा कि भाई इसने फ्रेंडली, हाँ एक चीज़ और, इसने फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए धर्मशील नाम के एक लीडर की, जो मंगोल लीडर था, और उसका अटैक हुआ। उस अटैक में इसने उनके साथ ट्रीटी कर ली और उनसे फ्रेंडली रिलेशन कर लिए। मंगोलों ने कब कब कहाँ कहाँ अटैक किए उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे सल्तनत पीरियड में मंगोल अटैक हुए, किन किन रूलर ने उनको अच्छी तरह से दबाया। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बहुत अच्छी तरह से सप्रेस किया था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि 10,000 से ऊपर मंगोल मारे गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो अब हम मंगोलों पे एक अलग से वीडियो लाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतने ही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स चली है, तो एक वीडियो में कवर करना बड़ा मुश्किल था। इनके बाद इनके कजिन आएंगे जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक, जो सोशल वर्क के लिए फेमस हैं, और उनके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। और उनके बाद के आए हुए तुगलक डायनेस्टी को कैसे एंड हुआ और किस तरीके से तैमूर का आक्रमण हुआ हिंदुस्तान पर, उस सब का जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।